हेलो गाइस, वेलकम बैक टू थॉक क्लासेस। हम जेनेटिक्स के उस लास्ट लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं पेडिग्री एनालिसिस के साथ। तो पेडिग्री इस लेक्चर में हम देखेंगे पेडिग्री होती क्या है, उसको एनालाइज कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। बेसिकली इस पेडिग्री को एनालाइज करने का फायदा क्या है वो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो पेडिग्री बेसिकली क्या होती है, फिर हम इसके एनालिसिस के पार्ट पर जाएंगे। पहले हम ये देखते हैं पेडिग्री होती क्या है। तो लेट्स से कि भाई एक फैमिली है। पेडिग्री इज बेसिकली ए फैमिली, ठीक है। एक फैमिली ट्री के अंदर कोई भी जेनेटिक कैरेक्टर, एनी जेनेटिक कैरेक्टर दैट इज ट्रांसमिटिंग और दैट इज इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू द चिल्ड्रन, यानी कोई भी जेनेटिक कैरेक्टर जो कोई एक फैमिली के अंदर पेरेंट से उसके चिल्ड्रन में जा रहा है या फिर उसके चिल्ड्रन से उनके ग्रैंड चिल्ड्रन के अंदर जा रहा है, तो उस जेनेटिक कैरेक्टर को ट्रैक करना कि वो जेनेटिक कैरेक्टर क्या उस जनरेशन में पहुंच गया और क्या वो जेनेटिक कैरेक्टर कोई डिजीज कॉज करता है या कोई भी जीन है, कोई भी जेनेटिक कैरेक्टर जो होता है वो कॉज किया जाता है अल्टीमेटली कोई जीन के थ्रू, राइट। और उस जीन के हमको पता है कि डोमिनेंट एलील होते हैं, रिसेसिव एलील होते हैं। डोमिनेंट एलील जो कॉमन होते हैं उनको वाइल्ड टाइप कहते हैं हम, वाइल्ड टाइप, और रिसेसिव होते हैं उनको हम बोलते हैं म्यूटेंट, राइट। तो वाइल्ड टाइप जो होते हैं वो कॉमन होते हैं, म्यूटेंट होते हैं वो अनकॉमन होते हैं। म्यूटेंट होते हैं मोस्टली उनसे ही कोई ना कोई यूजुअली डिसऑर्डर या किसी भी टाइप की जो डिजीज है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, वो यूजुअली रिसेसिव एलील्स की वजह से होती है। बट हम यहाँ पर सिर्फ कोई डिजीज ट्रैक नहीं कर रहे हैं, हम कोई भी जेनेटिक कैरेक्टर एक्स वाई जेड वो अगर पेरेंटल जनरेशन से प्रोजनी या बच्चों वाली जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड में, थर्ड में, जो नेक्स्ट स्टेप पे इनहेरिट होता जाता है, आगे से आगे चलते जाता है, उससे क्या होता है, उस जेनेटिक कैरेक्टर को ट्रैक करते हुए हम एक पेडिग्री बना लेते हैं, एक ट्री बना लेते हैं। और उससे हम ये देखते हैं कि पेरेंट्स हैड द कैरेक्टर, डू द चिल्ड्रन हैव द कैरेक्टर और नॉट। और वो इफ वन ऑफ द चिल्ड्रन हैज इट as the trait and will the children of this particular individual will have the trait or not। तो ये चीज को ट्रैक करना कि भाई कोई कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएगा या नहीं जाएगा, वो श्योर करता है पेडिग्री एनालिसिस। अब मैं अगर इसके एडवांटेज की बात करूं, इसका क्या एडवांटेज है। वेल, अगर आप इमेजिन कीजिए कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, लेट्स से हीमोफीलिया है, राइट। हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर कोई भी इंडिविजुअल के अगर किसी भी टाइप की इंजरी या चोट लग जाती है तो जो ब्लड फ्लो, जो एक्सीडेंटल ब्लड फ्लो होता है वो कभी रुकता ही नहीं है। वो जैसे ही ब्लड फ्लो एक बार चालू हो जाता है तो वो रुकता ही नहीं है। एटलीस्ट अगर जब भी रुकता है उसको रुकने में कई घंटे लग जाते हैं इंस्टेड ऑफ मिनट्स। 3-4 मिनट में जो क्लॉटिंग हो जानी चाहिए उसके अंदर घंटे लग जाते हैं। तो ऐसी जो ये जेनेटिक, तो ये काफी फेटल डिजीज है। सिमिलरली कलर ब्लाइंडनेस जो एक बहुत ही फेयरली कॉमन प्रॉब्लम है, जो या एल्बिनिज्म हो गया जो जेनेटिक डिजीज है एक, तो ये कैरेक्टर्स पेरेंटल जनरेशन से बच्चों में जा रहे हैं। तो कौन सा पेरेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? क्या दोनों पेरेंट रिस्पॉन्सिबल है या केवल एक पेरेंट रिस्पॉन्सिबल है? सिमिलरली क्या कोई ट्रेट ऐसा है जो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को फ्यूचर के अंदर किसी भी टाइप के थ्रेट के अंदर डाल सकता है? तो कोई भी जेनेटिक कैरेक्टर किसी फैमिली में चल रहा है, वो किसी भी टाइप का हो सकता है वो कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है वो हीमोफीलिया हो। तो ऐसे जेनेटिक कैरेक्टर क्या वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे या नहीं जाएंगे, वो फिगर आउट करने के लिए, वो कंफर्म करने के लिए अपने को पेडिग्री करना पड़ता है। तो उस पेडिग्री को हम करते हैं एनालाइज कि क्या वो जेनेटिक कैरेक्टर पहुंच गया या वो नहीं पहुंचा। ये सब कुछ चेक करते हैं हम पेडिग्री के अंदर। तो पेडिग्री में आगे बढ़े इससे पहले हम पहले ये देखेंगे कि इसमें, इस फैमिली ट्री के अंदर हम हर इंडिविजुअल को एक सिंबल देते हैं, ठीक है। अब सिंबल्स की बात करें अगर, लेट से मैं, तो आप यहां देखिएगा जो स्क्वायर सिंबल होता है, स्क्वायर इज फॉर मेल। हम पूरी पेडिग्री के अंदर जब भी मेल को डिनोट करेंगे तो हम एक स्क्वायर बना देंगे, ठीक है, और एक सर्कल बनाएंगे फीमेल के लिए, राइट। अब मैंने इनको तो ब्लैंक बनाया, ये मतलब खाली आउटलाइन स्क्वायर या सर्कल बना दी, अंदर से ये वाइट ही है, अभी तक कलर नहीं भरा। तो ये है अनअफेक्टेड। कोई भी जेनेटिक ट्रेट है तो ऐसे इंडिविजुअल्स को हम बोलते हैं अनअफेक्टेड। इनके अंदर वो ट्रेट विजिबल नहीं हो रहा है, फिनोटाइप एज ए फिनोटाइप वो ट्रेट नहीं दिखाई दे रहा।
तो ऐसे इंडिविजुअल को हम बोलते हैं अनअफेक्टेड। तो ये फीमेल भी अनअफेक्टेड है और ये मेल भी अनअफेक्टेड है, राइट। अब मैं अगर इन दोनों को एक सिंगल लाइन से कनेक्ट कर देता हूं, तो इस लाइन का मतलब होता है मैरिज, कि इन दोनों की शादी हो रखी है, इन दोनों की मैरिज वेडिंग हो रखी है। और इस लाइन से अगर अब मैं एक वर्टिकल लाइन बनाता हूं नीचे और आगे एक सर्कल बना देता हूं, तो इन दोनों की शादी से ये प्रोजेनी हुई, ये बच्चा पैदा हुआ, और ये बच्चा कौन है? इट इज अ डॉटर, इट्स नॉट अ सन, इट्स अ डॉटर, बिकॉज हम सर्कल से मदर को मतलब फीमेल को डिनोट करते हैं। और अगर सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एक स्क्वायर बना देता तो वो हो जाता फादर। यानी इस कपल के, इस मैरिड कपल के एक सिंगल चाइल्ड है जो कि डॉटर है, और सर्कल मैंने व्हाइट बनाया, यानी ये डॉटर भी अनअफेक्टेड है जिस भी जेनेटिक कैरेक्टर की हम बात कर रहे हैं उसको लेके। ठीक है, जरूरी नहीं है जेनेटिक कैरेक्टर कोई डिजीज हो, इट कैन बी एनी कैरेक्टर, इट कैन बी द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइट, और इट कैन बी द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्किन कलर और हेयर कलर, और इनफैक्ट आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल कोई जीन हो सकता है, या पेनक्रियाटिक जीन हो सकता है, या फिर इंटेस्टिनल जीन हो सकता है, किसी भी टाइप का कोई जीन हो सकता है जो कोई पर्टिकुलर एंजाइम बनाता है, कुछ भी बनाता है। तो अगर मैंने इनको ब्लैंक छोड़ दिया है इन सर्कल्स को और स्क्वायर्स को, तो वो इंडिविजुअल्स होते हैं अनअफेक्टेड, यानी उनके अंदर एज ए फिनोटाइप वो ट्रेट नहीं दिखाई दे रहा है, यानी नो फिनोटाइप। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं यही स्क्वायर को ऐसे कर देता, शेडेड कर देता, मतलब पूरा ब्लैक कर दूं मैं अगर, या मैं पार्शियली उसको ब्लैक कर दूं, तो इसका मतलब यही है कि ये इंडिविजुअल, ये जो मेल है, अब ये अफेक्टेड है, इसके अंदर वो जो भी जेनेटिक कैरेक्टर की हम बात कर रहे हैं वो प्रेजेंट है, और उसका फिनोटाइप ये शो कर रहा है, यानी फिनोटाइप इज शोइंग, फिनोटाइप इज शोइंग, फिनोटाइप इज प्रेजेंट। ये भी अपने को श्योर हो गया। अगर मैं सर्कल को अगर शेडेड बना दूं, ऐसे को शेडेड सर्कल, सर्कल बोलेंगे, तो इसमें भी फिनोटाइप इज शोइंग, फिनोटाइप इज शोइंग, राइट। ठीक, तो आपने शादी करवा दी, अपने बच्चे करवा दिए, आपने ये करवा दिया। अब लेट से कि कोई कपल है, उनके दो बच्चे हैं, दोनों कपल जो हैं वो अनअफेक्टेड है, तो मेल अनअफेक्टेड है, फीमेल भी अनअफेक्टेड है, ऐसे कर दीजिए। मैरिज करा दी, अब दो बच्चे हैं इनके, तो मैं इनको ऐसे करूंगा, पहली अगर डॉटर हुई तो पहले सर्कल, फिर छोटा लड़का हुआ तो डॉटर। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो सीक्वेंस होता है कि मैं जो पहले लेफ्ट साइड में जो लिखूंगा, यानी यहाँ पे मैंने मेल बनाया, यहाँ पे मैंने फीमेल बनाया, यानी मेल की एज इससे ज्यादा है, इस केस में इस फीमेल की एज इससे ज्यादा है, यानी एज जो है डिक्रीज हो रही है जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट में जाते हैं, राइट। और जैसे ही आप वर्टिकली नीचे जाते हैं तो जेनरेशन चेंज हो जाती है, जेनरेशन चेंजेस, पेरेंट जनरेशन से चिल्ड्रन आ गए। अब इस डॉटर ने लेट से किसी दूसरे मेल से शादी करी और इनके बच्चा हो गया और एक और डॉटर होगी, तो ये हो गई थर्ड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। अब इस पर्टिकुलर केस में ये सारे के सारे अनअफेक्टेड है। अब अगर मैं ऐसा होता कि मैं इसके अंदर सिर्फ इनको, जो सेकंड जनरेशन में जो फर्स्ट फीमेल है, इसको अगर मैं शेडेड कर दूं, तो ये क्या होगा, अनअफेक्टेड पेरेंट्स की फर्स्ट चाइल्ड जो कि एक डॉटर है वो अफेक्टेड है। क्लियर। अब अगर मैं ये कर देता हूँ कि भाई इसको भी अफेक्टेड बना देता हूँ, यानी इस पूरी पेडिग्री, इस पूरे डायग्राम को आप बोलते हैं पेडिग्री। ठीक है, ये भी एक पेडिग्री है जिसमें ओनली 3 मेंबर्स हैं, 2 पेरेंट्स और एक डॉटर। इस पेडिग्री में फर्स्ट जनरेशन में पेरेंट्स हैं, उनके 2 बच्चे हुए, सेकंड जनरेशन में जो डॉटर है उसने शादी करी, और थर्ड जनरेशन में एक डॉटर पैदा हुई। ठीक है, जनरेशन को हम डिनोट करते हैं रोमन नंबर से। तो पेरेंट्स की डायरेक्शन में हम लिख देंगे फर्स्ट, सेकंड जनरेशन की डायरेक्शन में हम लिख देंगे सेकंड, और थर्ड जनरेशन की डायरेक्शन में लेफ्ट कॉर्नर में हम लिख देंगे थर्ड, राइट। अब फर्स्ट जनरेशन का ये फर्स्ट इंडिविजुअल है, ये सेकंड, सिमिलरली फर्स्ट जनरेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, थर्ड जनरेशन फर्स्ट। अगर मैं इनका भी शादी करा के अगर सन पैदा करवा देता तो ये हो जाता थर्ड जनरेशन का सेकंड, और ये हो जाते सेकंड जनरेशन के फोर्थ। यानी आप रोमन नंबर से जनरेशन डिनोट करते हैं और मैथमेटिकल नंबर से ऑर्डर डिनोट करते हैं कि भाई इनमें एज वाइज कौन बड़ा है। तो इस फर्स्ट जनरेशन में एज वाइज फादर बड़ा है क्लियरली, सेकंड जनरेशन में एज वाइज
इस डॉटर का हस्बैंड बड़ा है, और थर्ड जनरेशन में इस कपल की जो डॉटर है वो सबसे बड़ी है। इस सन का जो सन है वो छोटा है कंपेयर टू दिस वन। ठीक है, यानी आपने सिंबल्स देख लिए मेल फीमेल के, अफेक्टेड अनअफेक्टेड का देख लिया, शेडेड हो तो अफेक्टेड होता है, शेडेड नहीं ब्लैंक हो तो अनअफेक्टेड, यानी उसके अंदर वो जेनेटिक कैरेक्टर का फिनोटाइप शो नहीं हो रहा है, यानी वो नॉर्मल है। हम जिस भी जीन की बात कर रहे हैं उस केस में रोमन से जनरेशन और नंबर से उनका ऑर्डर ऑफ एज, और लेफ्ट से राइट यानी आप इस एज से इस एज पे जा रहे हैं, यानी आप यहां से सॉरी आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गए तो मदर छोटी है फादर से। अगर मैं इसी को ऐसे कर देता तो इस कपल में मदर बड़ी थी फादर छोटे थे, और इनके 3 बच्चे हुए, पहली दोनों डॉटर्स बड़ी है, ये सबसे बड़ी, फिर सेकंड और थर्ड लड़का था तो वो सबसे छोटा था। इस पर्टिकुलर पेडिग्री के अंदर आपको पता लग गया कि एज को कैसे डिनोट करते हैं, मेल फीमेल को कैसे डिनोट करते हैं, और अफेक्टेड अनअफेक्टेड को कैसे डिनोट करते हैं। नेक्स्ट जो सिंबल्स आपने वेडिंग का सिंबल देख लिया, प्रोजेनी का सिंबल देख लिया। मैरिज जो होती है वो दोनों के बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, और प्रोजेनी जो होती है उस हॉरिजॉन्टल लाइन के एकदम सेंटर से आप एक डॉट लाइन वर्टिकल खींचते हैं, और उससे जितने भी प्रोजेनी हैं उनको एज वाइज आप उस ऑर्डर के अंदर सिचुएट कर देते हैं। तो ये तो होता है आपका पूरा पेडिग्री एनालिसिस का सिंबलिज्म, राइट। उसके अलावा अगर मैं कहूं कि टू पीपल आर रिलेटेड, ठीक है, ये अगर मैं करता हूं कि भाई ये मेल ये फीमेल है और ये मेल है, ठीक है, तो अगर मैं इनके बीच इनसे बच्चे हुए लेट से 3 बच्चे हुए, ओके, फिर क्या हुआ, ये जो सन था ये भी किसी पेरेंट, इन्हीं के भी 2 सन थे, तो इनके जो पेरेंट थे वो आपने मेल और फीमेल आपने बना दिए, ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए, ब्रदर्स हो गए, ठीक है। इन्होंने शादी करी 3 बच्चे हुए, इन्होंने शादी करी 1 बच्चा हुआ। अब लेट्स से इन दोनों यानी ये इंडिविजुअल और ये इंडिविजुअल आपस में कजिन्स हो गए। अब अगर इन्होंने शादी कर ली, इन्होंने शादी कर ली, तो इनके शादी के लिए हम पैरेलल लाइंस यूज करते हैं, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ 1। तो इसको बोलते हैं यानी सेम फैमिली वेडिंग, यानी जब रिलेशन के साथ यानी वेडिंग मैरिज विद रिलेटिव या कॉन्सेंजुइनिटी, इस फिनोमिनन को बोलते हैं कंसेंजुइनिटी या मैरिंग अ रिलेटिव, ठीक है। यानी डबल लाइन हम तब यूज करते हैं जब किसी वेडिंग जो है मैरिज जो है वो रिलेटिव्स के बीच में हुई है, ठीक है, ये आपने बना दिया। और अब हम अगर देखें कि ट्विंस हैं, यहाँ पर तो क्या 2 अलग अलग टाइम पे, अगर ट्विंस हैं तो ट्विंस के केस में हम क्या करते हैं, जैसे ये फादर हो गए ये सन हो गए, इनके ट्विंस हुए, तो इस केस में हम कर देंगे ऐसे, एक ही पॉइंट से हम 2 लाइंस निकाल देते हैं, ये डाइजाइगोटिक हो गए, यानी 2 अलग अलग एग से सेम टाइम पे ट्विंस बने। ये मोनोजाइगोटिक हो गए, ये दोनों आपस में रिलेटेड है, मोनोजाइगोटिक, यानी ये आइडेंटिकल ट्विंस इनको बोलते हैं, एक जैसे इनका सेक्स इनका डीएनए सारे के सारी चीजें सेम टू सेम होती है, आइडेंटिकल ट्विंस, जबकि इनको नॉन आइडेंटिकल या फ्रैटर्नल ट्विंस कहते हैं, फ्रैटर्नल ट्विंस। डाइजाइगोटिक से मतलब है ये 2 सेपरेट एग्स से बनते हैं, 2 अलग अलग एग्स का फर्टिलाइजेशन हुआ तो उनसे 2 अलग अलग बच्चे बन जाते हैं, बट हुए सेम टाइम पे। मोनोजाइगोटिक यानी एक सिंगल एग था, फर्टिलाइजेशन हो गया तो 2n था वो, फिर उसने सेल डिवाइड करके 2 सेल बने, वो दोनों सेल किसी वजह से सेपरेट हो गई, तो अब इससे भी एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा और इससे भी एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा जो एक्जैक्टली सेम होंगे, बिकॉज इनका ओरिजिन एक सिंगल सेल से ही हुआ है। तो ट्विंस को दिखाने के लिए आप सिंगल पॉइंट से 2 लाइंस खींच देते हैं, और आइडेंटिकल ट्विंस दिखाने के लिए ये 2 लाइन खींचते हैं, उनमें एक बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन और ऐड कर देते हैं, ये हो गया मोनोजाइगोटिक ट्विन, ठीक है। और अगर सिंबल्स की बात करें तो एक सिंबल होता है ऐसे को बोलते हैं कैरियर,
ठीक है। कैरियर का मतलब है कि ये अनअफेक्टेड है, इसके अंदर वो जीन जो है उसका इफेक्ट नहीं दिख रहा, बट वो उस डिजीज्ड अलील को कैरी कर रहा है, ठीक है, यानी बट इट इज कैरीइंग दी अलील। जिस भी हम जेनेटिक कैरेक्टर की बात करके उसका अलील तो इस इंडिविजुअल में है, बट उसका इफेक्ट, उसका जो एक्सप्रेशन है वो इस इंडिविजुअल में नहीं दिख रहा, तो ये हो गया कैरियर। सिमिलरली आप कैरियर को एक और तरीके से डिनोट कर सकते हैं, वो हो गया ऐसा। बट इस केस में ये कैरियर तो है, बट इसके अंदर इसका जीनो, इसके अंदर एक्सप्रेशन कुछ हद तक हो रहा है, कंप्लीटली अनअफेक्टेड नहीं है, बट काफी हद तक इसके अंदर एक्सप्रेशन दिख रहा है। इसका एग्जांपल आप सिकल सेल एनीमिया ले सकते हैं। अगर कोई इंडिविजुअल सिकल सेल एनीमिया के लिए हेटेरोजाइगस होता है तो उसके ब्लड के अंदर नॉर्मल आरबीसी भी मिलती है और सिकल सेल्ड आरबीसी भी मिलती है, तो ये हो गया अफेक्टेड कैरियर, अफेक्टेड टू अ माइनर लेवल, के भाई कुछ छोटे से लेवल तक ये अफेक्टेड होता है, बाकी कंप्लीटली अफेक्टेड नहीं होता, तो जो कि पूरा अगर मैं शेड कर देता तो ये हो जाता कंप्लीटली। अब अगर कोई इंडिविजुअल है जिसका आपको सेक्स पता नहीं है, अगर आप पास्ट की प्रोजेनी को फिगर आउट करना चाह रहे हैं और काफी पुरानी पेडिग्री को, और आपको नहीं पता कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेल था या फीमेल था, तो अगर आपको जब जेंडर श्योर नहीं होता है किसी पेडिग्री में, तो आप ऐसा थोड़ा सा टर्न्ड स्क्वायर बना देते हैं, या डायमंड कह सकते हैं आप इसको। तो ऐसा जो स्क्वायर बनता है वो होता है अनआइडेंटिफाइड या अनआइडेंटिफाइड या इनडिस्टिंग्विशेबल सेक्स जो होता है वो हो गया। तो ये ही सिंबल्स जो हैं, और एक लास्ट जो सिंबल है जो हम देख लेते हैं वो होता है कि भाई जैसे मैंने ये किया या ये किया, इसमें मैंने एरो लगा दिया या मैंने पी लगा दिया या दोनों लगा दिए। इसका मतलब क्या होता है? ऐसे इंडिविजुअल को आप बोलते हैं प्रो बैंड। प्रो बैंड का मतलब होता है कि जिस जेनेटिक कैरेक्टर को आप पूरी पेडिग्री स्टडी कर रहे हैं, जैसे ये पेडिग्री है, इसी स्टेट पेडिग्री की बात करें तो इस पेडिग्री के अंदर, इस पेडिग्री के अंदर लेट्स से कि भाई इस जनरेशन में हमने कोई नहीं देखा, बट जैसे ही ये बच्चा देखा, इसके अंदर अपने को वो जेनेटिक कैरेक्टर नोट हो गया। यानी सबसे पहले जेनेटिक कैरेक्टर किसी भी पेडिग्री में जिसमें सबसे पहले अपीयर होता है, या फिर सबसे पहले जिसको नोटिस किया गया कि इसमें जेनेटिक कैरेक्टर हमने सबसे पहले इसमें नोटिस किया, तो उस इंडिविजुअल को हम बोलते हैं प्रो बैंड। अब इस इंडिविजुअल के बाद हम प्रोजेनी को प्रॉपरली ट्रैक करेंगे, इससे पहले तो हम नहीं कर पाए। तो ऐसे इंडिविजुअल को आप बोलते हैं प्रो बैंड, जिसमें सबसे पहले कोई भी जेनेटिक कैरेक्टर जिसको लेके हम पेडिग्री बना रहे हैं उसको नोटिस किया जाता है या ऑब्जर्व किया जाता है। उस इंडिविजुअल को, वो मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, और प्रो बैंड का मतलब सबसे पहले जिसमें जेनेटिक कैरेक्टर को ऑब्जर्व किया गया हो, वो होता है प्रो बैंड। तो ये ही सारे सिंबल्स होते हैं जो पेडिग्री के अंदर वन बाय वन अपने काम आते रहेंगे। अब हम आगे चलते हैं कि पेडिग्री को एनालाइज करते कैसे हैं। तो पेडिग्री में आगे बढ़े उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है कि अपने पढ़ते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स वो न्यूक्लियस के अंदर पाई जाने वाली स्ट्रक्चर्स हैं जिनके ऊपर सारे के सारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं, और चूंकि हम जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं तो हमारा पेडिग्री भी जीन्स का ही लेना देना है पेडिग्रीज में भी। तो जीन्स क्या होते हैं कि भाई डीएनए के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जो आरएनए का फॉर्मेशन करके कोई भी प्रोडक्ट अपने प्रोड्यूस करते हैं। तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म या किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, जिसके अंदर मेल एंड फीमेल जेंडर सेपरेट होता है, और इनकेस अगर हम पेडिग्री ह्यूमंस की बात कर रहे हैं तो क्रोमोसोम्स आर ऑफ टू टाइप्स, दीज आर कॉल्ड एज ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम्स। सम इंडिविजुअल्स विल बैक टू डिफर कि सेक्स क्रोमोसोम्स को आप एलोसोम्स भी कह सकते हैं, तो आप बिल्कुल इनको एलोसोम्स कह सकते हैं। सेक्स क्रोमोसोम्स एंड ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स मतलब अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से 44 जो होता है वो तो होते हैं ऑटोसोम्स, यानी उनका सेक्स डिटर्मिनेशन से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। और जो दो क्रोमोसोम होते हैं यानी कि जो एक्स या वाई, यानी ये या तो एक्स एक्स मिलेंगे या एक्स वाई मिलेंगे, तो ये जो दो होते हैं जो सेक्स डिटर्मिनेशन का काम करते हैं, यानी सेक्स डिटर्मिनिंग क्रोमोसोम्स, वो हो गए एलोसोम्स या सेक्स क्रोमोसोम। तो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं या तो एक्स या वाई, और ऑटोसोम्स होते हैं टोटल जो 44 है। अब ये बताने का मेरा यहाँ पे रीजन क्यों है,
वेल ये चीज यहाँ पे डिस्कस करने का रीजन ये है कि अगर जब भी हम कोई भी जेनेटिक कैरेक्टर या कोई जेनेटिक ट्रेट या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर जो किसी भी जीन या एलील से हो रहा है, वो कॉज करने वाला जो जीन है वो अल्टीमेटली है तो सिचुएटेड किसी न किसी क्रोमोसोम पे। अब अगर वो जेनेटिक डिसऑर्डर वाला जीन अगर किसी ऑटोसोम पे प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं ऑटोसोमल कैरेक्टर, राइट। अगर उसका जीन कोई भी ऑटोसोम इन 44 में से किसी पे भी सिचुएटेड है तो वो ऑटोसोमल कैरेक्टर है, और अगर वो एक्स या वाई पे सिचुएटेड है तो उसको बोलते हैं सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर। ठीक है, जब वो किसी भी सेक्स क्रोमोसोम से जुड़ा हुआ है, उसके ऊपर है उसका जीन, कोई भी जेनेटिक कैरेक्टर को लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन है वो अगर किसी एक्स या वाई क्रोमोसोम पे है तो वो सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर है, और ऑटोसोम पे है तो वो ऑटोसोमल कैरेक्टर है। इतना अब अगर हमारे क्लियर हो चुका है तो हमारी पेडिग्री ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ठीक है, अब आप इमेजिन कीजिए कि आपने इतने सारे जीन्स पढ़े, जैसे हमने ए जीन को तो इतनी बारी पढ़ा कि हमको तो ए जीन का पता नहीं। तो ए जीन जो है, लेट्स से इसके दो एलील्स हैं, एक है डोमिनेंट एलील, एक है रिसेसिव एलील। डोमिनेंट को हम लिखते हैं कैपिटल ए से, रिसेसिव को लिखते हैं हम स्मॉल ए से, राइट। अब कोई ऑटोसोमल कैरेक्टर है, तो डोमिनेंट एलील है और कोई ऑटोसोमल कैरेक्टर के लिए अगर उससे अगर डोमिनेंट एलील से अगर वो कैरेक्टर आ रहा है तो उस टाइप के कैरेक्टर को बोलेंगे ऑटोसोमल डोमिनेंट कैरेक्टर, एडी। और अगर कोई ऑटोसोमल कैरेक्टर यानी ऐसा कैरेक्टर जिसका जीन ऑटोसोम पे प्रेजेंट है, और वो तभी आएगा जब वो रिसेसिव एलील्स के थ्रू हो, यानी उसकी उस एलील की दो कॉपीज हो उस इंडिविजुअल के अंदर, तभी वो अपीयर हो, ऐसे कैरेक्टर को बोलेंगे ऑटोसोमल रिसेसिव कैरेक्टर। यानी इस हिसाब से ऑटोसोमल कैरेक्टर की भी दो कैटेगरीज होगी, राइट। अब अगर हम बात करें इन सेक्स क्रोमोसोम्स की जो कि एक्स एंड वाई है, एक्स एंड वाई का अगर कॉम्बिनेशन वाइज देखें तो मेल्स के अंदर तो होता है एक्स एंड वाई, फीमेल्स में होता है डबल एक्स, राइट। तो इस केस के अंदर तो दो एक्स क्रोमोसोम है, यानी आप ऐसा इमेजिन कीजिए ये एक एक्स क्रोमोसोम, ये सेकंड एक्स क्रोमोसोम। यानी अगर कोई एलील ए यहां पर प्रेजेंट है तो वो सेम ऑटोसोम की तरह ही एक्ट करेगा, यानी उसकी दो कॉपीज उस इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट होगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कंडीशन तो होती है फीमेल के अंदर, यानी ऑटोसोम्स की तरह ही एक्ट करेगा। यानी ऐसे केस में भी अगर कोई कैरेक्टर डोमिनेंट एलील से हो रहा है तो उसको बोलेंगे एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, यानी कोई भी कैरेक्टर जिसका जीन एक्स क्रोमोसोम पर है, और अगर हम फीमेल की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर वो कैरेक्टर अगर डोमिनेंट एलील से आ रहा है तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, और रिसेसिव से आ रहा है तो उसको बोलते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव। तो आपके सामने चार टाइप के कैरेक्टर आ चुके हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। और रही बात इसमें मेल के अंदर, तो मेल के अंदर एक्स के केस में रहा ओनली एक ही क्रोमोसोम है, तो उस पे चाहे रिसेसिव एलील हो चाहे डोमिनेंट एलील हो, यानी रिसेसिव यानी स्मॉल, डोमिनेंट एलील हो, दोनों ही केस में वो एक्सप्रेस होगा। बिकॉज रिसेसिव के केस में सिंगल कॉपी है, बट उसको मास्क करने के लिए डोमिनेंट की कोई कॉपी ही प्रेजेंट नहीं है, बिकॉज एक्स क्रोमोसोम एक ही है। तो मेल्स के केस में रिसेसिव हो चाहे डोमिनेंट हो, सिंगल कॉपी सफिशिएंट होती है। तो इसके केस में वही एक्स लिंक्ड रिसेसिव और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट मेल के केस में भी। यानी मेल्स में ये फर्क नहीं पड़ता कि वो अलील कैरेक्टर वाला अलील रिसेसिव हो चाहे डोमिनेंट हो, अगर वो प्रेजेंट है एक्स क्रोमोसोम में तो वो कैरेक्टर अपीयर हो जाएगा। डोमिनेंट है तो वो होना ही है, सिंगल कॉपी सफिशिएंट है। रिसेसिव के केस में क्या है, टू अलील्स की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज एक ही अलील एक ही एक्स क्रोमोसोम है, तो एक सिंगल अलील है, उसको मास्क करने के लिए कोई दूसरा डोमिनेंट अलील प्रेजेंट ही नहीं है, तो रिसेसिव अलील भी एक्सप्रेस हो जाता है। ठीक है, तो हमने ये चार टाइप के देख लिए, और अब लास्ट आता है वाई लिंक्ड। यानी वाई लिंक्ड क्या है कि वाई लिंक्ड वाई क्रोमोसोम ओनली मेल्स में प्रेजेंट होता है, वो भी सिंगल, फीमेल्स में होता नहीं। यानी कोई भी वाई लिंक्ड कैरेक्टर जो है, यानी ऐसा कोई कैरेक्टर जिसका जीन वाई क्रोमोसोम पे है, तो वो कैरेक्टर पहली बात तो फीमेल्स में कंप्लीटली एब्सेंट होगा, वो फीमेल्स में दिखेगा ही नहीं। दूसरी चीज ये कि सिंगल कॉपी सफिशिएंट है, चाहे वो डोमिनेंट हो चाहे रिसेसिव हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वाई क्रोमोसोम की सिंगल कॉपी होती है इंडिविजुअल में,
तो वो चाहे रिसेसिव हो चाहे डोमिनेंट हो वो अपीयर होगा। तो वाई लिंक्ड होता है ओनली इन मेल्स, राइट। और एक्स लिंक्ड मेल एंड फीमेल दोनों में आता है, बट किस फ्रीक्वेंसी से आते हैं वो हम इनकी इंडिविजुअली जब पेडिग्री देखेंगे उसमें हमको पता लगेगा। एक थोड़ा सा रेयर बट काफी इंपॉर्टेंट जो मेथड होता है इसी पेडिग्री के अंदर पैटर्न का, कि भाई किस टाइप से कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में जा रहा है, क्या वो ऑटोसोमल डोमिनेंट तरीके से जा रहा है या ऑटोसोमल रिसेसिव तरीके से जा रहा है या एक्स लिंक्ड डोमिनेंट से जा रहा है या एक्स लिंक्ड रिसेसिव से जा रहा है या फिर वाई लिंक्ड तरीके से जा रहा है। बट एक और मेथड होता है जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का क्या सीन होता है? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का ये सीन होता है कि हमने पिछले सेक्शंस में देखा था कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हमेशा मदर डिराइव्ड होता है, राइट, यानी हमेशा मदर से आता है। तो कोई भी जीन अगर मदर से आ रहा है और वो माइटोकॉन्ड्रिया पे सिचुएटेड है, यानी वो जीन अगर, यानी कोई भी माइटोकॉन्ड्रियल जीन है वो हमेशा मदर से ही आएगा, यानी ऐसे केस में ओनली बाय मदर। और दूसरी कंडीशन होगी ये प्रेजेंट इन ऑल चिल्ड्रन एक ही तरीके से, सिमिलरली मतलब सेम तरीके से सारे इंडिविजुअल्स के अंदर प्रेजेंट होगा, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो। माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस हमेशा मदर के थ्रू होता है और वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस हमेशा फादर के थ्रू ही होगा, और वो उसके ओनली सन्स के अंदर ही मिलेगा, मेल्स के अंदर ही मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस खाली मदर के थ्रू, और वो सारे बच्चों में इक्वली। एक्स और वाई लिंक्ड, एक्स लिंक्ड और ऑटोसोमल की जो इंडिविजुअल फीचर्स है वो अब हम देखने वाले हैं।